जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो सेट नंबर 10 का हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे नायक 2.0 सीरीज़ का। इसकी जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले कमेंट में सत्यम देशमुख को थैंक यू ज़रूर बोल देना जो आपके नोट्स बना रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि चूफाट नृत्य जो है ये किस स्टेट का है। तो ये किस स्टेट का है? सिक्किम का ये नृत्य है चूफाट नृत्य। इसके अलावा सिकमारी, खुकरी, भूटिया, याक्षम, स्नोलोचन नृत्य ये सभी कहाँ के हैं? ये भी सिक्किम के नृत्य हैं। स्काई मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का है। सभी मार्शल की जननी किसको कहते हैं? तो ये कलाई पट्टू जो कि केरल में किया जाता है उसको कहते हैं। किसको? कराई पट्टू को, ठीक है। बंगाल के नृत्य की बात करें तो गंभीरा, यानी कि जो बंगाल में रहते हैं वो बंगला में रहते हैं वो किस तरीके के लोग होते हैं? गंभीर लोग रहते हैं। और वृता, ठीक है, ये दोनों ही जो हैं वो बंगाल के नृत्य हैं। उत्तराखंड की बात करें तो छोलिया और चाचरी जो नृत्य हैं, वैसे तो हमने ईयर रूट वर बिहार के लिए बताया था, बट कुछ जो नृत्य हैं थोड़े बहुत, जैसे छोलिया है, ठीक है, और भी 3-4 ऐसे वर्ड हैं जो अलग अलग जगह के हैं। हरियाणा की बात करें तो गुग्गा, लूर, धमाल सबसे इम्पोर्टेंट है, और खोरिया ये कहाँ के हैं? तो ये हरियाणा के नृत्य हैं। त्रिपुरा की बात करें तो होजागिरी, सोगराई ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के हैं। नागालैंड की बात करें तो कुकी कुकी यहाँ पे जनजाति भी है। मोडसे, तितली और जेलियांग, ठीक है, ये इयांग बियांग जितने भी आएंगे ना नाम, ये सभी आपको नागालैंड में लेकर के ही जाना है। बाकी कुकी कुकी जनजाति भी है, आप सभी को पता होगा। मिजोरम की बात करें तो चिलम से मजे ले रहे थे खुल्लम खुल्ला। कैसे? चिलम से मजे ले रहे थे खुल्लम खुल्ला, ठीक है। और खानटम और चिराव ये भी कहाँ के हैं? ये भी मिजोरम के हैं। मणिपुरी की बात करें तो थांगटा, लाई हरोबा, पुंगचोलोम ये कहाँ के? ये मणिपुर के हैं, और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अरुणाचल से कह रहे हैं चलो वांचो तापू पोपीर, यानी कि तपने चलो पोपीर के पास में। पोपीर मतलब यानी कि पीर, जिंदा पीर, इसको मतलब पीर के नाम से एक भगवान को भी जाना जाता था, ठीक है। जिंदा पीर नहीं, वो वहाँ पे चला जाएगा गुलाम वंश में। मेघालय की बात करें तो लाहो नोक्राई, मेगा कह रही है नोक्राई, बांग्ला, यानी कि बांग्ला में जो रहते हैं वो बेहद सुख टाइप के पर्सन है। कैसे हैं? बेहद सुख टाइप के पर्सन है, और वो नोक्राई यानी कि क्राई नहीं करते हैं, मेगा कह रही है, ठीक है। तो लाहो, नोक्राम, वेदीखलम, साकसुद ये कहाँ के? ये मेघालय के हैं। असम की बात करें तो झुमरा, बगरुम्बा, अंकिया नाट, खेल गोपाल, बिहू, कानोई और होबजा नाई ये कहाँ के हैं? ये असम के हैं। आज शाम बहू रूम में गई, ठीक है, झूम रही थी रूम में। कौन? बहू, बिहू, ठीक है। अंकिया नाट कर रही थी। क्या कर रही थी? अंकिया नाट। कोनोई यानी कि कोने में जाकर क्या कर रही थी? अंकिया नाट, ठीक है। महात्मा गांधी अवार्ड प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो महात्मा गांधी अवार्ड जो है ये नागालैंड की सरकार देती है। तमिलनाडु की सरकार जो है ये कलैमामणि और पुम्पोहार अवार्ड जो है ये तमिलनाडु की सरकार प्रदान करती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो इसमें तानसेन अवार्ड है, और कालिदास सम्मान अवार्ड है जिसकी शुरुआत 1980 में होती है, ठीक है। बाकी इकबाल भी यहाँ पर दिया जाता है, और कुमार गंधर्व सम्मान भी मध्य प्रदेश में दिया जाता है। ये दो इम्पोर्टेंट है, एक तानसेन और दूसरा कालिदास सम्मान, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो जनकचारी अवार्ड जो है ये कर्नाटक की सरकार देती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नंदी अवार्ड जो है ये आंध्र प्रदेश की सरकार प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो देवदास पुरस्कार जो है ये छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदान करती है। अभिनंदन सरोजा की बात करें तो इन्हें शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। किसको? शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय अवार्ड जो है वो अभिनंदन सरोजा को मिला था, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, और पद्म भूषण भी इनको प्राप्त है। फेडोंग मठ कहाँ पर स्थित है? तो ये फेडोंग मठ जो है ये सिक्किम में स्थित है। रूमटेक और लिंगडम
ये भी कहाँ पर है, ये भी सिक्किम में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मठ की बात करें तो ये तवांग मठ है। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश वाला, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ स्थित है। मोइड्रोलिंग की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। ताबो, नाको और की गोम्फा ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नामोदरलिंग और बेलकुंबे ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। झूम की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दीक्षा भूमि की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अलची गोम्पा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। हेमिस और ठिक्से जो है ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क भी है, हेमिस मंक मठ भी है, कहाँ पर, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का जो सदस्य है वो आपको पहले ये याद रखना है कि कौन कौन से उसमें हैं। तो बिम्स्टेक के नाम से ही उनके नाम जो है, पहला है बी से हो गया बांग्लादेश, और बी से हो गया भूटान, आई से हो गया भारत, एम से हो गया म्यांमार, एन से हो गया नेपाल, ठीक है, एस से हो गया श्रीलंका, टी से हो गया थाईलैंड। क्या हो गया, टी से हो गया थाईलैंड। बिम्स्टेक के नाम पर ही, यानी कि बी को 2 बार रखेंगे और एन को म्यांमार और नेपाल के साथ में लेकर के जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में स्थित है, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को होती है। किसकी, बिम्स्टेक की। मूल सदस्य कितने थे इसमें, तो 4 सदस्य थे, जिसको हम बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं। जिसका फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सिलेक्टेड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। 2004 में इसमें नेपाल और भूटान को जोड़ दिया गया। किसको किसको एक्स्ट्रा में जोड़ा है, एक तो नेपाल को जोड़ा गया था और स्टार्टिंग में भूटान को जोड़ दिया गया था। कब, 2004 में। 1997 में इसकी स्थापना हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बात करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 21 जून को ये मनाया जाता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून। यूएन के द्वारा इसको 2014 में पारित कर दिया गया था, और ये एक ऐसा एक दिवस है जिसको सबसे कम दिनों में पास किया गया था, सिर्फ मात्र 90 दिनों में पास किया गया था यूएन में। सद्भाव और शांति के युग इसकी थीम रही है, ठीक है, अब की बार वाली। और पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया था योग दिवस को, वो 2015 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। 2014 में यूएन में पारित कर दिया गया था, मात्र 90 दिन में ही। और 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। टैगलाइन क्या रही है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, किसकी, 2025 वाले की टैगलाइन ये रही है। योग नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो योग नगरी के नाम से जो है वो ऋषिकेश को जाना जाता है। इंटरनेशनल शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 जून को मनाया जाता है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 22 जून को इंटरनेशनल वर्षावन दिवस मनाया जाता है। 22 फरवरी को चिंतन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आप सभी को पता है जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब, 22 मई को। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी जो है वो 12 गज होती है। 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 गोल पोस्ट के बीच की दूरी है 7.32 मीटर होती है। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है, तो 8 फीट जो है वो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है। मैदान की लंबाई की बात करें तो 90 मीटर से 120 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात करें तो 45 से लेकर 91 मीटर जो है इसकी चौड़ाई होती है। मैच की बात करें तो 90 मिनट में इसका मैच होता है ओवरऑल, ठीक है, जिसमें 15 मिनट होता है, फिर इसके बाद 45 मिनट होता है और 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, और दूसरा जो है वो फिर से 15 मिनट खेला जाता है। लेकिन इस गेम को 30 मिनट तक और बढ़ाया जा सकता है, फुटबॉल के गेम को, ठीक है। फीफा की बात करें तो फीफा की जो स्थापना है वो 1904 में पेरिस में होती है, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में स्थित है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना
की बात करें तो 1937 में इसकी स्थापना होती है। भारत फीफा में शामिल कब हुआ है? तो ये 1948 में शामिल हुआ है फीफा में भारत। किस खिलाड़ी की आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ है? तो ये माइकल टाइसन है, इनकी पुस्तक है अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ। वैसे तो अनडिस्प्यूटेड से लेकर बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है, लेकिन आपको हर जैसे ट्रुथ आ गया इसमें, तो ट्रुथ के लिए किसको जाएंगे? तो माइकल टाइसन के लिए जाएंगे। स्टैंडिंग माई ग्राउंड यानी कि मैथ्यू हेडेन जो है, इनकी ये आत्मकथा है। द सोल ऑफ बटरफ्लाई ये किसकी है? तो मोहम्मद अली की ये आत्मकथा है। क्रॉसिंग द बाउंड्री ये केविन पीटरसन की है। 6 मशीन की बात करें तो ये क्रिस गेल की है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड ये डेविड बेकहम की है। नो स्पिन ये सैनवर्न की है। ट्रू कलर्स ये एडम गिलक्रिस्ट की है। रे ऑन द राइज ये एड्रूज साइमंड्स की है। एट द क्लोज ऑफ प्ले ये रिक्की पॉन्टिंग की है। मोने मेट्स ये रोनाल्डो की है। ये रोनाल्डो की जो पुस्तकें हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वैसे तो अभी एग्जाम में पूछी नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जो है वो इनकी पुस्तक आत्मकथा जो है इनकी पूछी जाएगी। हाउ आई प्ले गोल्फ ये किसकी है? तो ये है टाइगर वुड्स की। आगे चलते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 75 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो आर्टिकल 75 के ए में है, ठीक है। आर्टिकल 76 में क्या है? ये महान्यायवादी के बारे में वर्णन करता है, जो कि भारत सरकार का वकील कहलाता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं महान्यायवादी। आर्टिकल 78 क्या कहता है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति के नाम से कार्य कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के नाम से कार्य करेगा। किस आर्टिकल के तहत? 77 के तहत। संघ मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि जो तो किस आर्टिकल के तहत? तो 75 के क्लॉज नंबर बी के तहत जो है वो संघ मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि उनके अंडर में काम करेंगे राष्ट्रपति के। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त करता है, अपॉइंटेड करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो विचार करना है, चलो करते हैं। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल के 75 के क्लॉज नंबर 3 में बोला गया है कि संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय ही राज्यसभा का सदस्य था? तो इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनते समय ही राज्यसभा की सदस्य रही थी। टोटल 4 प्रधानमंत्री थे तो जो राज्यसभा के सदस्य थे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जाना है, ठीक है। किसके? ऑप्शन के अकॉर्डिंग। युवा तुर्क चंद्रशेखर को कहा जाता है। युवा तुर्क जो है यानी कि युवाओं के लिए किसको जाना जाता है? तो चंद्रशेखर जो है ये युवाओं में जो अपना अलग जोश इनका था, तो युवा तुर्क किसके नाम से जाना जाता है? तो चंद्रशेखर को। कभी संसद में ना जाने वाले सदन, तो जिसके संसद में चरण ना पड़े हो उसी को कहते हैं चौधरी चरण सिंह, ठीक है। संसद में ना जाने वाले पर्सन को क्या कहते हैं? तो चौधरी चरण सिंह ऐसे पर्सन है जो संसद में कभी भी उन्होंने कदम नहीं रखा। प्रधानमंत्रियों का शहर किसको कहते हैं? तो प्रयागराज को प्रधानमंत्रियों का शहर कहते हैं। युवा पीएम के नाम से राजीव गांधी को जानते हैं, बुजुर्ग पीएम के नाम से एम देसाई को जानते हैं। पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा जो है ये पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री बने हैं। यूएसए पहले जाने वाले पीएम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये सबसे पहले यूएसए की यात्रा इन्होंने की थी, ठीक है। और 9वें ऐसे कौन है? तो 9वें जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी 9वें नंबर पर हैं जो यूएसए गए थे पीएम बनने के बाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन
अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। तो छुट्टियों के लिए जो मतलब अभिव्यक्त का प्रयोग किसने किया था? तो लोकमान्य तिलक ने जो है वो छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था जब भारतीय आईएनसी के अधिवेशन जब चल रहे थे। शिक्षितों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने बोला है? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा जो है शिक्षितों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला बोला गया था। एक भीख मांगने वाली संस्था है कांग्रेस, ये किसने बोला है? तो एक भीख मांगने वाली संस्था है कांग्रेस, ये अरविंद घोष ने ये वर्ड जो है वो बोले गए थे। ठीक है, कांग्रेस बुलबुले के साथ खोल रहा है, ये वर्ड किसके थे? तो ये बिपिन चंद्र पाल के ये वर्ड थे। अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो डफरिन ने किया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? तो कांग्रेस के लोग जो पदों के लिए भूखे हैं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वाक्य बोले गए थे। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लगभग जब से मैंने एग्जाम दिए तब से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन मेरे एग्जामों में पूछा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने गणपति पर्व की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके अलावा छत्रपति शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है ये 1895 से शुरू की गई थी और 1893-94 में जो है गणपति पर्व की शुरुआत की गई और शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है वो 1895 से की गई थी। लोकमान्य भारत का बेताज बादशाह है और ये लोकमान्य किसको बोला जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को बोला जाता था। भारतीय अशांति का जनक किसको कहते हैं? तो सिरोल ने कहा था कि भारतीय अशांति का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था। केसरी जो पुस्तक है, समाचार पत्र है केसरी और मराठा, ये केसरी जो है ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, 1881 में, और मराठा जो है ये इंग्लिश में लिखी गई थी 1881 में। केसरी और मराठा 2 थी, एक मराठी में थी केसरी और मराठा जो थी वो इंग्लिश में थी। आर्किटेक्ट होम ऑफ बेदाज इनकी पुस्तक थी, किनकी? बाल गंगाधर तिलक की। और गीता रेस जो इन्होंने मांडले की जेल में लिखा था 1908 में, किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रेस और आर्किटेक्ट होम ऑफ बेदाज इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई थीं। होम रूल लीग की बात कर लेते हैं तो ये कर्नाटक में एक स्थान है बेलगांव और इसकी स्थापना जो है वो 1916 में होती है। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी 1920 में हो जाती है, किनकी? बाल गंगाधर तिलक की। लाठी क्लब की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करें तो 1884 में पुणे में गणेश अगरकर और तिलक ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? बाल गंगाधर तिलक और गणेश अगरकर के द्वारा पुणे में 1884 में इसकी स्थापना की जाती है। 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन जो है ये लखनऊ में 1936 में होता है, जिसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती को मनाया जाता है और सचिव जो है वो एन रंगा को मनाए जाते हैं। किसमें? ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। भारतीय कम्युनिस्ट किसान की शाखा जो कि कानपुर में स्थित है और 26 दिसंबर को इसकी स्थापना की गई थी। कब? भारतीय कम्युनिस्ट किसान की शाखा, इसके सचिव कौन है? तो एस.बी. घटे जो हैं इसके सचिव हैं। अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में होती है और बाबा रामचंद्र के द्वारा, किसके? बाबा रामचंद्र के द्वारा अवध किसान सभा की स्थापना होती है। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया तो किसने दिया था? तो कृष्णा कुमार ने जो है वो 13 जुलाई 1905 को ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले रखा था। किसने? कृष्ण कुमार ने। किसने? कृष्ण कुमार ने। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में होता है, किसमें? 1905 में इसकी घोषणा की जाती है और कलकत्ता
टाउन की बात करें तो यहाँ पर कलकत्ता टाउन में इसका विरोध कब किया जाता है बंगाल विभाजन का, तो 1905 में किया जाता है और ये 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो बंगाल विभाजन हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन बोला गया, तो स्वदेशी आंदोलन जो शब्द है ये दिल्ली में विरोध किया गया था इसका, किसके द्वारा, सैयद हैदर रजा के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का जो विरोध है वो किया गया था दिल्ली में। पंजाब ने किसमें किया था, तो पंजाब में जो है वो लाला जी के द्वारा ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार जो है वो लाला जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती की बात करें तो ये तराई क्षेत्र में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती गंगा मैदान में है। अल्पाइन किसको बोलते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो क्षेत्र है उसको सह्याद्री बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय ये साइलेंट वैली केरल में है। शंकुवन वृक्ष की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है कि कोरिंगा नेशनल पार्क ये आंध्र प्रदेश में है। बेम्बा नंद लेक की बात करें तो ये केरल में स्थित है। पुलिकट झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बिक्रोली की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है ये कौन सी दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं तो इसकी जो प्रजाति है वो राइजोफ्लोरा प्रजाति में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो मैंग्रोव वन की अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रही है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में ये मैंग्रोव वन की सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो वर्तमान समय में हो रही है। हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किस क्रम की वन रिपोर्ट जारी की गई है, तो 18वें नंबर की जो है वो वन रिपोर्ट जारी की गई है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। किसकी, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। पहली बार जो इसकी रिपोर्ट है वो 1987 में लाई गई थी और ये 2 वर्ष के बाद में 2 वर्ष के बाद में ही जो है इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। वनावरण की बात करें तो 21.76% की वृद्धि हुई है और वृक्ष अनावरण की बात करें तो 3.41% जो है वो वृक्ष अनावरण की वृद्धि हुई है। ओवरऑल की बात करें तो 25.17 जो है % है। इसको क्षेत्रफल में बांटा गया है, किसको, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन इन सभी को, ठीक है। वन प्लस वृक्षावरण में वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो ये छत्तीसगढ़ में वृद्धि हुई है। और वनावरण में केवल वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो ये मिजोरम में हुई है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें वन और वृक्ष की तो ये मध्य प्रदेश है और क्षेत्रफल में सिर्फ वनावरण की बात करें तो ये मध्य प्रदेश है। सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान से देखना। वनावरण की बात की गई है, वन प्लस वृक्ष दोनों की बात की गई है, ठीक है। वनावरण की बात करें तो लक्षद्वीप में जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है ये 91.33% है। वनावरण की बात हो रही है यहाँ पे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। सबसे ज़्यादा हिस्से पर ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा जो कि 43% होती है। पुरानी मृदा को क्या बोलते हैं, तो बांगर बोलते हैं और नई मृदा को क्या बोलते हैं, तो खादर बोलते हैं। मिट्टी की बात करें तो नाइट्रोजन और ह्यूमरस जो है ये दोनों ही मिलकर जलोढ़ मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमरस जो है ये जलोढ़ मिट्टी दोनों ही इसमें पाई जाते हैं। फसल की बात करें तो धान गेहूं मक्का, इससे जो है जलोढ़ मिट्टी से ये फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सी है, तो अर्थव्यवस्था के आकार के लिए जो सर्वाधिक प्रयुक्त माप जो है वो है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से हम जानते हैं। स्वतंत्रता के समय बात करें तो 2.7 लाख करोड़ जो है इसकी स्वतंत्रता के समय जीडीपी थी भारत की। वर्तमान समय की जीडीपी की बात करें तो $4.3 ट्रिलियन जो है वो IMF के द्वारा इतनी वर्तमान समय में जीडीपी है। NNP किस तरीके से निकालते हैं, तो GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
और माइनस मूल्यह्रास जो है वो NNP इसके द्वारा निकाली जाती है। GDP FC की बात करें तो G से हो गया ग्रॉस, D से हो गया डोमेस्टिक, P से हो गया प्रोडक्ट। इसके अलावा फैक्टर कास्ट जो है वो FC का फुल फॉर्म हो गया। यहाँ पर CF का क्या हो जाएगा, तो कैपिटेड फॉर्मेटिंग जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिश्ड जो है 1951 में की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। स्वतंत्र भारत में पहली बार गणना जो है ये वाणिज्यिक के द्वारा की जाती है 1948-49 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में बात की थी। और धन निकासी सिद्धांत भी यही लेकर आए थे, कौन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिसको ड्राइंग हिंदी में जो है वो धन निकासी बोलते हैं। इनकी बुक कौन कौन सी है, तो प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इनकी पुस्तक है किनकी, दादा भाई नौरोजी की, और ये 1901 में आती है। इन्होंने क्या बोला था कि भारतीय व्यक्तियों की जो आय है वो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय जो है 1867-68 में उस समय की थी। राष्ट्रीय आय कितनी है, तो 340 करोड़ जो है राष्ट्रीय आय वर्तमान समय में है। VKRV राव की बात कर लेते हैं तो ये पहली वैज्ञानिक गणना करने वाले पर्सन थे VKRV राव, जिन्होंने कब की थी, तो 1931-32 में पहली वैज्ञानिक गणना की थी। 1949 में अध्यक्षता किसने की थी, राष्ट्रीय आम समिति के पहले आधिकारिक प्रयास के द्वारा, जिसकी रिपोर्ट 1954 में सौंपी गई थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो PC महालनोबिस के द्वारा की गई थी अध्यक्षता। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1905 में इसकी शुरुआत होती है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन की बात कर लेते हैं, ये 2013 में आता है। नेशनल हेल्थ मिशन की बात कर लेते हैं तो ये 2013 में आता है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ये 2020 में आता है। PM जन आरोग्य योजना ये 2018 में आती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना थी। कौन सी, PM जन आरोग्य योजना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राशि जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो दूरी जो है ये ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। वेग की बात करें तो वेग जो है, वेग की बात करें तो यह 0 भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है, ठीक है। बल की बात करें, फोर्स बराबर मास इनटू एटॉमिक। त्वरण की बात करें तो A बराबर F/m। आवेग की बात करें तो F × T। संवेग की बात करें तो P बराबर m × v, ठीक है। विस्थापन, चुंबकीय आघूर्ण, ये कैसे हैं, तो ये वेक्टर क्वालिटी के हैं, और ये वेक्टर क्वालिटी मैग्नेटिक और डायरेक्शन, इन दोनों की है बल और त्वरण की, ठीक है। किसकी, बल और त्वरण जो है ये डायरेक्शन देते हैं। बाकी ये जो आवेग, संवेग और विस्थापन और चुंबकीय आघूर्ण ये वेक्टर क्वालिटी के अंतर्गत में आते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसमें हम द्रव्यमान की संख्या में परमाणु संख्या को घटा देते हैं। तो द्रव्यमान की संख्या में जब परमाणु संख्या को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 20 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। जो जैसे मान लो K और ये 39 लिखा है, ये 99 लिखा, तो ये ऊपर वाले को बोलते हैं एटॉमिक मास और नीचे वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा समूह जो है वो
पोडा है जिसमें 10 लाख प्रजातियां आती हैं, जैसे तिलचट्टा है, झींगा है, मक्खी है, मच्छर है, अन्य जो भी जितने भी कीट हैं ये सभी ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है? तो 3 कोष्ठीय हृदय जो है वो मेढक के अंदर होता है, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। कॉकरोच की बात करें तो 13 और मधुमक्खी की बात करें तो 5। उभयचर और सरीसृप की बात करें तो इसमें 3 जो है वो हृदय कोष्ठीय हृदय होते हैं। मधुमक्खी में कितने होते हैं? 5। कॉकरोच में कितने होते हैं? 13। हाल ही में शस्त्र रामानुजन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर को जो है ये 32 जो अभी 2025 में जो है वो अलेक्जेंडर को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शस्त्र रामानुजन की बात करें तो ये 32 वर्ष से कम व्यक्तियों को दिया जाता है। प्रित्जर अवार्ड की बात करें तो लियो जियाकुन को दिया गया था। महाराष्ट्र भूषण की बात करें तो राम सुतार को। रामसर अवार्ड तो जयश्री को। डिजिटल परिवर्तन की बात करें तो आरबीआई को। गोल्ड मरकरी अवार्ड दलाई लामा जो कि तिब्बत में होते हैं, ठीक है, इनको गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय अवार्ड की बात करें तो सैयद अनवर को दिया गया है। महाराणा हरि सिंह की बात करें तो ये मनोज सिन्हा को जो है वो महाराणा हरि सिंह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ट्रैकोमा जो आँखों की बीमारी होती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको बीमारी का उन्मूलन से सम्मानित किया गया है। मलेरिया का उन्मूलन जो है वो 2023 में, यानी कि भारत में जो मलेरिया का ख़त्म होना है वो कब हो जाएगा? तो 2030 में हो जाएगा। टीबी के लिए टारगेट 2025 रखा गया है। HIV के लिए 2030 रखा गया है। HIV जो टेस्ट होता है उसमें एलिसा परीक्षण होता है, ठीक है, जिससे पता लगाया जाता है कि तुम्हें HIV पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। काला जार की बात करें तो 2023 था, जो कि वर्तमान समय में ख़त्म है। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है, जिसे एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जाना जाता है, और 1985 में इसको यूनेस्को साइट में शामिल कर दिया गया था, और जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कहाँ पर है? ये असम में। पहला तितली विविधता पार्क कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पहला तितली विविधता पार्क। आपका है कि मुकुर्दी व इटांगी राष्ट्रीय उद्यान किन राज्यों में स्थित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिख देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करके जाना।